बच्चों, वेलकम टू ऑल अगेन। आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर और मैं दीपक पांचाल आज आपके लिए लेकर आए हूँ एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम जानेंगे बायोलॉजी से संबंधित कुछ नई बातें। बेटा, जैसे कि आपको पहले पार्ट आपको मिला हुआ था बायोलॉजी का जो पहले पार्ट आपको वीडियो मिली हुई है, उन सभी वीडियो में हमने अलग अलग टॉपिक के बारे में अध्ययन किया है, अलग अलग बातों को समझा है और उनसे संबंधित वो सभी बातें हमने समझी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड है। आज इससे पहले वाला जो पार्ट आपको मिला था, ब्लड का पार्ट 1 मिला था। उस ब्लड के पार्ट 1 में हमने कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड देखे थे। हमने ये भी देखा था कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, ब्लड के अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं, ब्लड को किन किन पार्ट से वो बना हुआ है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमने देखे थे ब्लड के। आपको दोबारा से एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया जाए। बेटा, हमने देखा था जो ब्लड होता है उसके दो हिस्से होते हैं। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं ब्लड दो पार्ट से मिलकर बना हुआ था, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है ब्लड। एक कंपोनेंट था हमारा प्लाज्मा, एक कंपोनेंट था प्लाज्मा था, और एक इसका कंपोनेंट आप कह सकते हो क्या थी, रक्त कणिकाएं। एक क्या था, रक्त कणिकाएं। जो प्लाज्मा हमने लास्ट वीडियो में प्लाज्मा पर कुछ स्टडी किया था, प्लाज्मा पर कुछ बातें समझी थी, नई बातें कि प्लाज्मा में क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती, प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा में किसका पार्ट ज़्यादा होता है, प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन ज़्यादा होता है। ये सारी बातें प्यारे बच्चों हमने लास्ट वीडियो में अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब उसी से संबंधित कुछ थोड़ी सी बातें हैं, 1-2%, एक बार उसको देख लेते हैं। उसके बाद हमारा जो पॉइंट स्टार्ट होगा वो होगा प्यारे बेटा कौन सा, रक्त कणिकाएं। देखते हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि कोई इंसान अगर ब्लड को डोनेट करता है, जैसे कहते हैं रक्तदान महादान, तो जो रक्त अगर कोई डोनेट करता है, कोई ब्लड को डोनेट करता है, तो आपसे कहा जाए कितने % वो ब्लड को डोनेट कर सकता है, तो आपका आंसर होगा अगर कोई रक्तदान करता है, क्या करता है, रक्तदान, तो अपने शरीर का केवल 10% ही रक्त को दान कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। फिर क्वेश्चन ये है, जो रक्तदान किया जाता है वो रक्तदान किस में मेजर किया जाता है। जैसे कि मान के चलो हम ये कहें कि मैंने 1 लीटर पानी ले लिया, मैंने ऑब्जर्व किस में किया, इसको किस में मेजर किया, मैंने लीटर में मेजर किया। उसी तरह से जब ब्लड को मेजर किया जाता है तो ब्लड को मेजर जो किया जाता है, यानी कि जो ब्लड को मापा जाता है वो मापा जाता है प्यारा किसमें, यूनिट में मापा जाता है। किसमें, यूनिट में। तो 1 यूनिट के अंदर जो ब्लड आता है वो 450 ml आता है। कभी कभी एग्जाम में इसको 350 ml मान लिया जाता है। तो आप अगर प्रेफरेंस देंगे पहले 450 को प्रेफरेंस देंगे, मेन प्रेफरेंस इसको देंगे, और अगर ऑप्शन में दोनों हो तो फिर हम क्या काम करेंगे, 450 को पहले प्रेफरेंस देंगे और उसके बाद 350 को। अगर इनमें से एक हो तो आप वही लगा कर आएंगे जो इनमें से मिलेगा। अगर बच्चा कोई भी जो रक्तदान कर सकता है वो 1 यूनिट रक्तदान करेगा, तो इसका मतलब उसके द्वारा 450 या 350 ml रक्त लिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक इंसान रक्तदान करने के बाद कितने दिन के बाद दोबारा रक्तदान कर सकता है। तो अगर आपसे बोला जाए तो वो दोबारा जो रक्तदान कर सकता है वो कर सकता है 14 दिन के बाद। कितने दिनों के बाद, 14 डेज के बाद। 14 डेज के बाद कोई भी इंसान दोबारा से रक्तदान कर सकता है। यहां से क्वेश्चन ये आता है, जब रक्तदान किया जाता है तो उस रक्त को कहीं ना कहीं पे रखा जाता होगा, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्लड बैंक, यानी कि उसको क्या कहते हैं, ब्लड बैंक। ये तो आप नॉर्मली जानते ही हैं कि जहां रक्त को इकट्ठा किया जाता है, जो स्टोर किया जाता है ब्लड को, उसको रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक कहते हैं। ब्लड बैंक के अंदर जो किसी ने रक्तदान किया है उसे कितने समय तक रखा जा सकता है, तो बेटा उसको रखा जा सकता है सिर्फ 48 दिनों तक। कितने दिनों तक, 48 दिनों तक सिर्फ स्टोर करके रखा जा सकता है। अब क्वेश्चन नया बनता है कि
48 दिनों तक क्वेश्चन उसको ब्लड को रखा जा रहा है, तो क्या 48 दिनों के अंदर वो खराब हो जाएगा? उसे बचाना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं से हल्का सा हाथ या पैर से ब्लड निकल जाता है, किसी कारण से छिल गया, हल्का सा कट गया, जब ब्लड निकलता है तो निकलने के बाद वो तो थोड़ी देर बाद जम जाता है। तो 48 दिनों तक ब्लड को कैसे रखा जाएगा? 48 दिनों तक ब्लड को कैसे रखा जाएगा? तो 48 दिनों तक ब्लड को रखने के लिए क्या करते हैं, रक्त को दो चीजों के साथ रखा जा सकता है। या तो रक्त को रखा जा सकता है किसके साथ? लिक्विड अमोनिया, लिक्विड नाइट्रोजन के साथ। किसके साथ रख सकते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन के साथ। या एक और होता है, उसे बोलते हैं डेक्सट्रेट। किसके साथ? डेक्सट्रेट के साथ रखा जा सकता है। तो ये दोनों अगर आपको एग्जाम में मिल जाए कि ब्लड बैंक के अंदर रक्त को किसके साथ स्टोरेज करके रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो, तो ऑप्शन में मिल जाए लिक्विड अमोनिया, तो आप लिक्विड अमोनिया लगाओगे। और अगर ऑप्शन में मिल जाए डेक्सट्रेट, तो आप डेक्सट्रेट टिक कर कराओगे। फिर नया क्वेश्चन बनता है कि हमने इसको रख लिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी होगा, तो किस ताप पर रखा जा सकता है? ताप जो होगा वो अगर मैक्सिमम की बात की जाए, अधिकतम क्या ताप होगा? अगर बात की जाए बेटा मिनिमम कितने तापमान पर रखा जा सकता है, और एवरेजली कितने तापमान पर रखा जा सकता है? मिनिमम तापमान होगा -40 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम होगा 12 डिग्री सेल्सियस, और जो एवरेज टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर रखा जाता है उस जगह का जिस जगह ब्लड को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। मिनिमम जो टेम्परेचर होगा उस जगह का वो होगा -40 डिग्री सेल्सियस, अगर कम से कम ठंडी जगह में रखा जाए। और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर किया जाए तो 12 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। उससे ऊपर अगर हम उसको रखेंगे तो वो हो जाएगा खराब, उससे ऊपर उसकी कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब हो गया बेकार। यहां तक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। दूसरी बात अगर यहां से करें, जो ब्लड होता है, एक मैंने आपको पहले भी बताया था, एक होता है प्लीहा जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, एक होता है प्लीहा जिसको स्प्लीन कहा जाता है, इसी को ही तिल्ली कहते हैं। जैसे आपने कभी कहते हुए सुना होगा कि इसको तिल्ली का दर्द उठ रहा है, यहां होता है थोड़ा सा, ठीक है, तिल्ली का दर्द कहते हैं। जो तिल्ली होती है, स्प्लीन होती है, इसको आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान, इसे कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। जो आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल्स, हाँ सही समझे आप, इसके बारे में अभी स्टडी कराऊंगा, बिल्कुल भी पैनिक ना करें, इसके बारे में ही अभी बताऊंगा, पेशेंस बनाकर रखिए, अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा आरबीसी क्या होती है। गारंटी है आपके लिए कि इसके आरबीसी जैसा ये बिल्कुल आपको आज तक आरबीसी के बारे में इतनी डिटेल नहीं पता होगी, इतनी अब बताइए, बस धैर्य बना के रखिए। जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है स्प्लीन को, और इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। शरीर का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? शरीर का जो ब्लड बैंक कहा जाता है वो किसे कहते हैं? वो भी इसी को कहते हैं, प्लीहा को भी कहते हैं, इसी को ही कहा जाता है। समझ गए यहां तक बात को? डन है यहां तक बात? किसी को कोई दिक्कत यहां समझ? अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है रक्त कणिकाएं। क्या होता है टॉपिक स्टार्ट? रक्त कणिकाएं। देखो रक्त कणिकाएं को यानी कि आप कह सकते हो ब्लड कार्पेल्स भी कहते हैं इनको, हम क्या कहते हैं? ब्लड कार्पेल्स भी कहते हैं। ब्लड कार्पेल्स हम स्टडी करेंगे, ब्लड कार्पेल्स। जो ब्लड कार्पेल्स या ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो कि जो ब्लड की सेल्स होती है वो कितनी होती है? इसको 3 हिस्सों में तोड़ा जाता है, इसको 3 हिस्सों में स्टडी की जा सकती है। यानी कि शरीर के अंदर जो रक्त कणिकाएं होती हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को कहते हैं आरबीसी, एक पार्ट को कहते हैं डब्ल्यूबीसी, और प्यारे बच्चों एक पार्ट को कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, एक को क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स कहा जाता है। समझ गए? आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आरबीसी के बारे में। किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं? आरबीसी। पहली बात यही आती है कि आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होगी? फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी, तो आप कहेंगे रेड ब्लड सेल। क्या होगी? रेड ब्लड सेल्स।
या रेड ब्लड कार्पेल्स, रेड ब्लड कार्पेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, हिंदी में कहेंगे लाल रक्त कणिकाएं। जो रेड ब्लड सेल्स होती है, क्या इनके पास नाभिक होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं नाभिक होता। तो नाभिक जो होता है अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित। नाभिक जो होता है अनुपस्थित होता है इनके पास। अगर हम आपसे पूछे कि जो आरबीसी होती है इसका निर्माण शरीर में कहां पर किया जाता है, शरीर में आरबीसी किस जगह बनती है, तो आपका आंसर होगा शरीर में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। इंग्लिश में कहेंगे हम बोन मैरो, इंग्लिश में कहेंगे बोन मैरो। बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण किया जाता है। अगर बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण किया जाता है तो अब ये जीवित कितने टाइम तक रहती है? इनकी जो जीवन काल होता है, जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन, 120 दिन। यानी कि आप कह सकते हो 4 महीने। क्या कह सकते हो? 4 महीने तक इनका जीवन काल होता है। ये तो बात हो गई जीवन काल की। ये बात हो गई कि कहां पर निर्माण होता है। ये बात हो गई कि इनके पास नाभिक होता है नहीं होता, क्या नाम होता है, सारी ये बातें हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कि जो आरबीसी होती है, जो शरीर के अंदर आरबीसी होती है, इन आरबीसी को हम किसका आरबीसी जो इसका साइज कैसा होगा? क्या होगा इसका साइज? यानी कि आप कह सकते हो कि इसका जो आकार होगा वो किस तरीके का होगा, कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी। तो इसका जो आकार होता है वो होता है बाई कॉनकेव जैसा, बाई कॉनकेव जैसा। इसका जो साइज होता है, जो इसका साइज होगा वो होता है इसका 7.2 माइक्रोन मीटर, 7.2 माइक्रोन मीटर। डन है यहां तक बात? 7.2 माइक्रोन मीटर। अब बात कर लेते हैं किसके अंदर आरबीसी सबसे ज्यादा पाई जाती है, किसके अंदर आरबीसी सबसे कम होती है, ये बात समझते हैं। चलो क्वेश्चन लिखते हैं पहले कि सबसे ज्यादा आरबीसी, फिर क्वेश्चन है सबसे कम भी आरबीसी, सबसे कम आरबीसी अगर पूछी जाए, सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी अगर पूछी जाए, अगर पूछा जाए इसका मतलब फिर छोटी भी पूछी जा सकती है, सबसे छोटी आरबीसी अगर पूछी जाए। चलो पहले इन 4 क्वेश्चनों का आंसर देखते हैं। सबसे ज्यादा आरबीसी पाई जाती है प्यारे बच्चों ऊंट के अंदर। किसके अंदर? ऊंट के अंदर। ऊंट के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है वो पाई जाती है 1 करोड़, लगभग 100 ml ब्लड के अंदर। ऊंट के 100 ब्लड ml के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा आरबीसी पाई जाती है, 1 करोड़ से भी ज्यादा आरबीसी पाई जाती है। सबसे कम आरबीसी पाई जाती है कुत्ते में। किसमें? कुत्ते में और मेंढक में। कुत्ते और मेंढक के अंदर सबसे कम आरबीसी पाई जाती है लगभग 4 लाख पर 100 ml, लगभग 4 लाख पर 100 ml। सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो किसकी होती है? वो होती है एग्सी यूफा। किसकी होती है? वो होती है एग्सी यूफा। ये एग्सी यूफा क्या है? एक कैंचुए के जैसा होता है, कैंचुए के जैसा होता है। इसको क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं इसको। ये एक उभयचर की कैटेगरी में आता है, ये एक उभयचर की कैटेगरी में आता है, एम्फीबियन होता है ये, और मेंढक की कैटेगरी में रखा जाता है इसको। मेंढक की कैटेगरी का होता है, मेंढक की एक प्रजाति है ये, ठीक है, मेंढक की एक प्रजाति है। और इसकी जो आरबीसी होती है उसका साइज 75 माइक्रोन मीटर होता है। कितना? 75 माइक्रोन मीटर। अगर हम बात करते हैं कि सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है, तो सबसे छोटी आरबीसी होती है कस्तूरी मृग की। किसकी? कस्तूरी मृग की। इसकी आरबीसी का जो साइज होता है लगभग 2.3 माइक्रोन मीटर होता है। कितना होता है? 2.3 माइक्रोन मीटर। क्या यहां तक सभी को बात समझ में आ रही है?
यहां तक सभी बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब देख लेते हैं जो आरबीसी होती है, किसकी आरबीसी के पास क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है। तो देखो यहां मैंने अभी लिखवाया कि इसमें नाभिक अनुपस्थित होता है आरबीसी में, लेकिन कुछ इसका एक अपवाद भी है, यहां अपवाद भी लिख लेते हैं, अपवाद इसी के साथ लिख लेते हैं। अपवाद, अपवाद है एक ऊंट, ऊंट व एक होता है लामा, लामा। ये भी ऊंट की प्रजाति होती है, एक क्या होती है? ऊंट की प्रजाति, ऊंट की प्रजाति। ये जो ऊंट की प्रजाति है कहां पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा तिब्बत में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है बेटा? तिब्बत में पाई जाती है, तिब्बत में पाई जाती है। ये ऊंट की प्रजाति जो है तिब्बत में पाई जाती है। इन दोनों के पास ही, इन दोनों की आरबीसी में आप कह सकते हैं न्यूक्लियस मिलता है, बाकी किसी की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं मिलता। आरबीसी जो है उसको ब्लड कंटेन करके रखता है, आरबीसी को ब्लड कंटेन करके रखता है। देखो जरा एक बार समझना बात को, जो रक्त है, देखो जो रक्त है, रक्त किसको कंटेन करके रखता है? वो या रक्त के अंदर होती है आरबीसी, आरबीसी होती है, और ये आरबीसी दो चीज को कंटेन करके रखते हैं, दो चीज होती है इसके पास। एक होता है इसके पास हीमोग्लोबिन, एक होता है हीमोग्लोबिन, और एक होता है इसके पास ऑक्सीजन, एक होता है इसके पास ऑक्सीजन। और इन दोनों की वजह से आरबीसी जो होगी वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन हो जाती है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी जो हीमोग्लोबिन है, इसका जो कलर होता है, जो इसका रंग होता है, वो होता है लाल। और यही कारण है कि हमारा जो रक्त होता है उसका रंग लाल होता है, यही कारण है कि हमारा जो रक्त होता है वो लाल होता है। तो क्या ये जो लाल रंग है किसकी वजह से हुआ? तो आपका आंसर होगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जो खून का रंग लाल है उसे हम कहते हैं आरबीसी की वजह से है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो किसकी वजह से है? वो है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन किसकी वजह से बना? जब एचबी हेमोग्लोबिन को एचबी से काउंट करते हैं, एचबी में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, Hb+O2 मिलाकर बनता है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग हो गया लाल। कैसा हो गया? लाल। फिर इसका कैसा होता है? तो इसका रंग होता है बैंगनी, इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। यहां तक बात क्लियर है? डन। ये जो आरबीसी होती है उन्हीं के पास पाई जाती है जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। ध्यान रखना ये बात, आरबीसी उन्हीं के पास पाई जाती है जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। एक ये बात। दूसरी बात ये कि आरबीसी कब कम होती है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो आरबीसी घट जाती है। अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हुई तो आरबीसी घट जाएगी, शरीर को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलता रहा तो आरबीसी भी प्रॉपर मिलती रहेगी या प्रॉपर बनती रहेगी शरीर में। ये बात डन हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि मान के चलो शरीर के पास ऑक्सीजन की कमी है, शरीर को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तब आरबीसी कहां से मिलेगी? आरबीसी का निर्माण कौन करेगा? तो उस कंडीशन में जो किडनी होती है, जो वर्क होता है, ये वर्क जो होता है जिसको हम किडनी कहते हैं इंग्लिश में, ये किडनी एक हार्मोन्स का निर्माण करती है और उस हार्मोन का नाम होता है एरिथ्रोट्रोपिन। क्या नाम होता है? एरिथ्रोट्रोपिन, एरिथ्रोट्रोपिन हार्मोन, एरिथ्रोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन उस स्थिति में जब ऑक्सीजन की कमी हो, क्या हो? ऑक्सीजन की कमी होने पर, ऑक्सीजन की कमी होने पर किडनी एरिथ्रोट्रोपिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है और इस हार्मोन का काम होता है आरबीसी को बढ़ाना। इस हार्मोन का काम क्या होता है? आरबीसी को बढ़ाना। मेरी बात समझ गए? बस बहुत लेवल हो गया। आरबीसी को बढ़ाना, इसको कुछ इस तरीके से पेश किया जाता है कि यदि पहाड़ों पर जाने पर, या आपसे कहा जाएगा
पहाड़ों पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी होती है परंतु आरबीसी की संख्या बढ़ती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है एरिथ्रोट्रोपिन। एरिथ्रोट्रोपिन नाम का हार्मोन जो होता है वो आरबीसी की संख्या को इंक्रीज करता है, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाती, जिसके कारण शरीर में आरबीसी की कमी नहीं हो पाती और हमारा शरीर लगभग प्रॉपर काम करता है, जबकि ऑक्सीजन के बिना काम अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। यही सारी बातें आरबीसी की थी। ठीक है, आई होप सो आज आपको इस वीडियो में काफी अच्छा इंटरेस्ट आया होगा, अच्छा कंटेंट मिला होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने के साथ साथ ये नॉलेजेबल जो बात आपको बताई गई है काफी हेल्पफुल रहेगी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर किसी ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करें, क्योंकि आपका हल्का सा लाइक मेरे लिए एक छोटा सा मोटिवेट है और मुझे एक एनर्जी देता है नए काम करने के लिए और दोबारा से एक अच्छी सी वीडियो, अच्छा सा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने के लिए। आज के लिए धन्यवाद।